हेलो एवरीवन, आई एम ममता गोयल। एज यू नो, सीटेट एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। आज मैं आपके साथ सीबीएसई द्वारा प्रोवाइड एग्जाम्पलर को डिस्कस करूंगी। उससे पहले मैं आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी कि यूपी टेट एग्जाम की डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। 5 अक्टूबर से उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 25 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है। यदि आप उसको रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं और उसका एग्जाम 28 नवंबर में है। और एसटेट यानी हरियाणा टेट में भी ये चीज करी जा चुकी है कि एसटेट की जगह आप सी टेट की मार्कशीट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स एक्सेस करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पेपर 1 सी टेट का, ये क्या है, दिसंबर का 21 का एग्जाम्पल जो सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। पार्ट 1, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग ए टास्क Saina is talking to herself about which she can proceed on task. According to Lev Vygotsky, ideas on language and thoughts, this kind of private speech is a sign. यानी इसमें एक सानिया नाम की लड़की है जो अपने आप से बातें कर रही है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं आपस में क्या करते हैं, अपने आप से ही जब कोई गेम खेलते हैं, कोई पजल खेलते हैं कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, वो अपने आप से ही बातें करते रहते हैं। तो इस तरह से सानिया एक लड़की है जो अपने आप से बातें कर रही है। जो वाइगोस्की की थ्योरी है उसमें ये क्या कहा जाता है? प्राइवेट स्पीच। यानी यहाँ पर दो क्वेश्चन के आंसर ऑटोमेटिकली दिए हुए हैं। कैसे कि प्राइवेट स्पीच किसकी है? वाइगोत्स्की की। और वाइगोत्स्की की कौन सी स्पीच है? प्राइवेट स्पीच। तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि वाइगोत्स्की की किस स्पीच का यहाँ पर वर्णन किया गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि प्राइवेट स्पीच का ये कौन सा साइन है। तो कॉग्निटिव इमेच्योरिटी नहीं होती है, मैच्योरिटी होती है, तो ये इसमें नहीं होगा। सेल्फ रेगुलेशन, यानी वो लड़की क्या कर रही है? अपने आप को डायरेक्शन दे रही है। क्या कर रही है? अपने आप को डायरेक्शन दे रही है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, और ऐसे ऐसे उसको अपना गेम पूरा करना है। ईगोसेंट्रिज्म भी बनता है। क्यों? क्योंकि ये जीन पियाजे की थ्योरी है। और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो ये भी नहीं होता है। तो सेल्फ रेगुलेशन, क्योंकि वाइगोस्की ने क्या कहा है अपनी प्राइवेट स्पीच की जो दी है, उन्होंने प्राइवेट स्पीच जो कहा है उसने अपने थॉट्स को, तो उसमें क्या हुआ? ये सेल्फ रेगुलेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड आर्ग्यू दैट नो पर्सन शुड स्टील ए ड्रग फ्रॉम अ केमिस्ट शॉप। एक चाइल्ड आर्गुमेंट करता है कि किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए? केमिस्ट की शॉप से जो दवाइयां होती है, मेडिसिन होती है, ड्रग्स होती है, उसको चोरी नहीं करनी चाहिए, इवन इफ इट इज टू सेव द ह्यूमन लाइफ। यदि ये मनुष्य की लाइफ बचाता है तो भी उसको क्या करना नहीं चाहिए? मेडिसिन की चोरी नहीं करनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि सी और ही विल बी कॉट एंड सेंड टू द जेल इफ ही और सी डज सो। क्या डर था उसको? कि यदि वो ऐसा करता है तो उसको जेल भेज दिया जाएगा, यानी उसे पनिशमेंट से डर था। अकॉर्डिंग टू द कोहलबर्ग, ये जो वाइगोस्की हो गए, कोहलबर्ग है, जीन पियाजे है, गार्डनर है, इनकी थ्योरी कभी भी जो सीडीपी के जितने भी आपके पेपर आएंगे, सीडीपी से मतलब पेडागोजी से संबंधित और चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित जितने भी आपके पेपर होंगे, उसमें ये चारों जो आपके साइकोलॉजिस्ट है, इनका कभी भी मतलब ऐसा नहीं होता कि ये कॉन्सेप्ट मिस होंगे आपके। ये चारों आपको सभी पेपर में दिखाई देंगे। इनकी थ्योरी मैं आपको करा दूंगी अपनी आगे आने वाली वीडियो में। विच स्टेज ऑफ मॉरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल अंडर। यानी एक बच्चा है, वो क्या कह रहा है कि हमें कभी भी मतलब केमिस्ट की शॉप से ड्रग्स को चोरी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें जेल भेज दिया जाएगा। उसको ये डर था, पनिशमेंट का डर था। और यदि ये कहा जाता कि ये लॉ ब्रेक हो रहा है, यदि ये कहा जाता कि हमें चोरी इसलिए नहीं करनी चाहिए कि लॉ ब्रेक होगा, तो इसमें क्या आएगा आपका? उसमें क्या आता है आपका? सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। लेकिन यहाँ पे लॉ ब्रेक की बात नहीं की गई है। किस चीज की बात की गई है? कि हमें इसे करना चाहिए। क्यों? कि नहीं तो हमें पनिशमेंट मिलेगा। क्या होगा? कोर्ट एंड सेंड टू द जेल, पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। यानी पनिशमेंट के डर से ये किया जा रहा है। तो क्या हुआ इसमें? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंट। यदि यहाँ पर ये कहा जाता है कि लॉ ब्रेक किया जाएगा तो कौन सा हो जाता है? सोशल ऑर्डर, कि हमें अपने सोशल ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? जो ये लॉ है वो ब्रेक हो जाएंगे। कौन सा? यदि हम चोरी करते हैं, यदि लॉ ब्रेक वाली बात आती तो सोशल ऑर्डर उसमें हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या आया? पनिशमेंट मिलेगा, जेल में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंट। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइट्स चिल्ड्रन टू एंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है आपका? आलोचनात्मक चिंतन। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? आलोचनात्मक चिंतन। यानी एक क्वेश्चन के आपके एक से ज्यादा आंसर होंगे। किसी चीज में फ्रीली सोचा जाना। कोई चीज जैसे आपसे पूछा जाए कि आप क्या करना पसंद करेंगे, यदि क्लास में किसी बच्चों से कुछ बच्चों से पूछा जाता है कि आप क्या, सबके अलग अलग आंसर होंगे और एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं। क्लियर? जैसे डू यू नो द आंसर टू दिस, तो क्या आप इसका आंसर जानते हैं? तो ये वन वर्ड में आंसर आ जाएगा, यस और नो में। एंड व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा आपका? वन वर्ड में दे दिया जाएगा। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू ऑल, ये भी आपका वन वर्ड में। क्रिटिकल थिंकिंग इसमें किसी में भी नहीं बनती है, नहीं बनती है ना। व्हाट आर द डिफरेंट वे टू सॉल्व दिस, यानी अलग अलग प्रकार पूछे हैं कि इसको सॉल्व करने के, यानी कोई प्रोजेक्ट दे दिया या कोई मॉडल दे दिया या किसी चीज की कोई प्रॉब्लम दे दी, उसको सॉल्व करने के अलग अलग प्रकार पूछे गए। क्लियर? व्हाट आर द डिफरेंट वे टू सॉल्व दिस। क्रिटिकल थिंकिंग क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट, यानी इसमें से इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या होती है हमारी, इसमें एक चीज याद रखनी है, ये क्या होती है? मल्टी डायमेंशनल होती है, कभी भी एक उसमें काम नहीं करती है, ये अलग अलग रूपों में कार्य करती है। जैसे इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन अ कन्वर्जेंट मैनर, ओनली कन्वर्जेंट में नहीं होता, ये डाइवर्जेंट भी होती है। क्लियर? इंटेलिजेंट इज द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी नहीं होगा। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी दैट हेल्प इन प्रिडिक्टिंग हाउ गुड अ पर्सन वुड बी इन द पर्टिकुलर प्रोफेशन, यानी पर्टिकुलर प्रोफेशन के बेस पर भी हम अपने किसी भी व्यक्ति के इंटेलिजेंस को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है? इंटेलिजेंस इज द मल्टी डायमेंशनल, इसमें मेन चीज ये याद रखनी है, involving several ability, not entire measurement by the intelligence test. Repeatedly asking children to engage in learning activities either to avoid punishment or to gain a reward, यानी रिपीटेडली क्या कर रहा है, ये कहा गया है कि आप बार बार इसको पढ़ें। रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटी मतलब बार बार आप इसको पढ़ते रहे, ऐसा बच्चों को बोला गया है। और अवॉइड पनिशमेंट, आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन ए रिवार्ड, या तो तुम पनिशमेंट से मतलब दूर रहेंगे या आपको क्या होगा? रिवार्ड मिल जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? ये जो थिंकिंग बन रही है कि आप बार बार पढ़ो, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा या आपको रिवार्ड मिलेगा, तो ये चीजें किस चीज के लिए इंडिकेट कर रही है? डिक्रीज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। मोटिवेशन दो ही होती है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रेंसिक। ये होगी इंट्रेंसिक और ये एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब बाहर से हमें किसी चीज का मोटिवेशन मिलना, शाबाश बच्चे आपको ऐसा ही करना है, वेरी गुड, या आपको ऐसे करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, या आप ऐसे करोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा या मार्क्स मिलेंगे, ये होगी एक्सटेंसिव। और इंट्रेंसिव मोटिवेशन में क्या होगा कि हमारी अंदर से फीलिंग आना कि हमें ये करना है या हमें ये करना चाहिए। ठीक है? डिक्रीज एक्सटेंसिव मोटिवेशन नहीं, या तो इंक्रीज कर रहा है ये एक्सटेंसिव को। इंक्रीज इंट्रेंसिव मोटिवेशन नहीं, ये तो डिक्रीज कर रहा है किसको? इंट्रेंसिक मोटिवेशन को। वुड एनकरेज चिल्ड्रन टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल फॉर देयर ओन डेवलपमेंट, क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। इसमें नॉलेज और स्किल कैसे मतलब इंक्रीज हो सकती है? क्योंकि वो रिपीटेडली उसको एक तरह से रेक्टिफिकेशन, एक चीज को बार बार पढ़ने के लिए बोला गया है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या किया जा रहा है? डिक्रीज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट, इसमें क्या किया जा रहा है? चिल्ड्रन का जो नेचुरल इंटरेस्ट है उसको समाप्त किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग, किस किस चीज को कम किया जा रहा है? नेचुरल इंटरेस्ट को और क्यूरियोसिटी को। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द टीचर वाज ऑब्जर्विंग विनोद एज ही वाज एंगेज इन मेकिंग ए मॉडल, कि एक विनोद नाम का लड़का है, उसको टीचर ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या कर रहा है? एक मॉडल बना रहा है, वो 2D भी हो सकता है और 3D भी हो सकता है। द मॉडल वाज अ रेप्लिका ऑफ द सिटी मिर्जापुर, जो वो मॉडल बना रहा है वो क्या है? रेप्लिका, यानी कॉपी बना रहा है, मतलब कॉपी क्या, उसको एक उससे मिलता जुलता, मिर्जापुर से मिलता जुलता एक क्या बना रहा है? मॉडल बना रहा है, उसकी कॉपी करते हुए। एंड विनोद हैड बिल्ट ए न्यू मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और उसने क्या किया? एक नया मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया विथ प्लास्टर ऑफ पेरिस की हेल्प से।
He had created a mental map of the proposed transport network and the translate to in the replica connecting the key junction of the city। यानी ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बना रहा है। प्रपोल्ड मीन क्या हुआ कि मतलब वो बिल्डिंग बना रहा है, उसकी डायरेक्शन दे रहा है कि इस डायरेक्शन में ये वाली बिल्डिंग होगी, इस डायरेक्शन में ये बिल्डिंग होगी, और इस तरह से क्या कर रहा है, वो पूरा एक मैप तैयार कर रहा है, एक तरह से मॉडल तैयार कर रहा है अपना। तो विनोद प्रेजेंट अस एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द इंटेलिजेंस। यानी इसमें ये पूछा गया है कि विनोद की किस इंटेलिजेंस को इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं ना, जैसे प्लेयर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, जो उनकी बॉडी की पावर होती है कि कितनी तेज वो भाग सकते हैं, कितनी तेजी से वो कम कर सकते हैं, तो ये इंटेलिजेंस इसमें यूज नहीं है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल का मतलब केवल एक व्यक्ति अपने बारे में सोचते हुए या अपने बारे में कुछ कहता है, बात करता है, वो भी नहीं है। स्पेटियल इंटेलिजेंस, स्पेटियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है स्थान से संबंधित बुद्धि का होना, तो यही होगा इसमें। इमोशनल इंटेलिजेंस भी नहीं है, क्योंकि इसने स्पेस से रिलेटेड क्या किया है, एक ट्रांसपोर्ट बनाया है और उसमें एक जंक्शन क्रिएट किया है कि बिल्डिंग और डायरेक्शन के साथ क्या हुआ है, उसको मूव किया है और बनाया है मॉडल को अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की पोस्चर ऑफ द, देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है लेंथी दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है कि प्रैक्टिस, पहले हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर हम उसके जो आंसर्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर जो होते हैं, उसकी प्रैक्टिस करें। तो उसी से हम इस तरह के क्वेश्चन 1 मिनट से कम समय में कर पाएंगे, जब हमारी स्पीड होगी और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। विच ऑफ, और स्पीड कैसे हमारी तेज होगी, प्रैक्टिस से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की पोस्चर ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज्म, मतलब रचनावाद, कंस्ट्रक्शन, यदि स्किल को, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना किस तरह से एक बच्चा कर पा जाता है। इंडिविजुअल लर्नर, इसमें भी ये देखो क्या हुआ है, एजम्पशन बेस आ गए। मीन क्या हुआ, इसमें एक से ज्यादा आंसर आपके क्लियर होंगे। इंडिविजुअल लर्नर्स एक्टिविटी बिल्ड नॉलेज एंड स्किल, ये क्लियर है, कंस्ट्रक्शन में होता है ये। इंफॉर्मेशन एक्सिस्ट विद इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ अवर माइंड, ये भी क्लियर है। बिहेवियर ऑफ द लर्नर मस्ट बी रेनफोर्स टू एंश्योर लर्निंग, ये नहीं होगा, ये किसमें होता है, बिहेवियरिज्म में, व्यवहारवाद में। लर्निंग इज द सोशल मेडिएशन प्रोसेस, मेडिएटेड प्रोसेस, मीन क्या हुआ इसमें कि जैसे हम सोसाइटी में भी तो बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ कंस्ट्रक्ट होता है, जब हम सोसाइटी में दूसरों से बात करते हैं तो हमें उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है, हमारी जो नॉलेज होती है वो कंस्ट्रक्ट होती है। तो इसमें आंसर क्या हुआ आपका, 1, 2 एंड 4, ओनली ये बिहेवियरिज्म है, इसको हमें हटाना होगा। अब आता है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या है, इन अ डिवीजन सम, एक डिवीजन का सम है, द डिविजर इज 5 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड द ट्वाइस द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 5, व्हाट इज द डिविडेंड। डिविडेंड पूछा है, तो डिविडेंड क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका डिविडेंड, और रिमाइंडर गिवन है आपका, रिमाइंडर क्या है आपका, 5 है। तो इसने क्या बोला है, द डिविजर, डिविजर यहाँ होगा आपका, डिविजर इज 5 टाइम ऑफ द क्वोशिएंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर का 2 गुना क्या हुआ, ट्वाइस हुआ, तो 10 हो गया। और 5 टाइम्स ऑफ द क्वोशिएंट, 5 टाइम्स ऑफ द क्वोशिएंट को कैसे, क्वोशिएंट कैसे निकालेंगे, इसको यदि हम 5 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा। और इसकी यदि हम इसको चेक करके देखें कि क्या ये सही है, तो 2 को 5 टाइम्स करेंगे, 2 × 5 यदि हम करते हैं तो क्या 10 आ जाएगा, और 10 क्या है हमारा डिविजर, कंडीशन सभी ट्रू हो गई। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, डिविडेंड को, यदि हम डिविजर डिविजर को और कोशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस उसमें रिमाइंडर कर देंगे, 10×2 = 20 और +5 क्या हो जाएगा हमारा, 25। तो आंसर विल बी सी। अ बीकर इज 3/7 फिल विद वाटर, एक बीकर है और 3/7 फिल है। अनदर 16 लीटर ऑफ वाटर इज नीडेड टू फिल द बीकर टू इट्स ब्रिम, यानी इसका यदि हम, ठीक है, बीकर 3/7 फिल है, एम्प्टी कितना है, तो 1 में से यदि हम माइनस करते हैं, 1 बीकर है उसमें से हम यदि माइनस करते हैं 3/7 को, तो हमारा 4/7 हमारा बीकर क्या है, लेफ्ट है। यदि 4/7 पार्ट ऑफ टोटल इजिकल टू क्या है, 16, तो 1 ऑफ टोटल क्या होगा हमारा, 1 ऑफ टोटल 16
4 आपका डिवाइड बाई में आ जाएगा और इंटू, सॉरी 4 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और इंटू 7। तो 4 4 जा क्या हो जाएगा आपका 16 और 7 4 जा क्या हो जाएगा आपका 28। क्लियर? तो आंसर विद बी 28 लीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो लेफ्ट पार्ट बचा है उसको हम निकालेंगे। वो हो गया आपका 4/7। 4/7 हमारे किसके इक्वल है? आपके 16 लीटर के। टोटल में से 16 लीटर 4/7 के इक्वल है। तो हम पूरे बीकर का निकालेंगे। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द 7.1? अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या हुआ? यदि कोई 0.5 है, कोई भी वैल्यू 0.5 से 5 या 0.5 से अधिक है, तो उसको नेक्स्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यदि 0.5 से कम है तो उसको पीछे वाले डिजिट में ले लिया जाता है। देखो 7.1 ये 0.5 से कम है, तो यहाँ पर इसको अप्रोक्सीमेट कितना कर लिया जाएगा? 7। अब 3.85 यानी 0.5 से अधिक है 85, तो इसको क्या किया जाएगा? इंटू 3 में क्या करेंगे? 1 प्लस करके 4 कर देंगे इसको। क्लियर? अब 9.0509, तो ये 0.5 से कम है तो 9 को एज इट इज हम रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट। क्लियर? ये आ जाएगा आपका आंसर। अ चाइल्ड सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स एज सोन बिलो। इसमें एक बच्चा है वो सब्ट्रैक्ट करता है इस तरह से, यानी 7 में से 3 माइनस करके, 8 में से 2 माइनस करके। तो इसमें पूछा गया है कि किस तरह की प्रॉब्लम है उसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव एन आइडिया अबाउट द चिल्ड्रन लर्निंग ऑफ द सब्ट्रैक्शन? द चाइल्ड हैज मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द प्लेस वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन। आगे भी पढ़ लेते हैं। द चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट, ऐसा तो नहीं है, सब्ट्रैक्ट तो वो जानता है। देखिए उसने सब्ट्रैक्ट तो किया हुआ है। द चाइल्ड नो द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्ट ऑफ 2 डिजिट। 2 डिजिट की सब्ट्रैक्शन को नहीं जानता। यदि वो जानता तो उसको क्लियर कर लेता। द चाइल्ड इज मेकिंग ए मिस्टेक एंड इट कैन द रेक्टिफाइड बाय रिपीटिंग प्रैक्टिस। ऐसा भी नहीं है। तो क्या बैठता है? ये क्या हुई? इसमें प्लेस वैल्यू की प्रॉब्लम उसमें आ रही है। Given below are 4 figures with line AB passes through them. In which of the following, in which of the figure or the figures AB is axis of reflection symmetry? इस सिमेट्री वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें आप यदि आपको सिमेट्री नहीं पता है तो आप इसमें क्या करेंगे? पेपर पर एक फिगर बनाएंगे कोई भी, और उस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे इसमें ए और बी ड्रॉ की गई है, तो उसको आप इन दोनों पोर्शन को फोल्ड कर कर देखेंगे। तो आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन क्या है आपका? सिमेट्री में नहीं है। ये वाला देखिए, यदि हम इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं तो ये पॉइंट इससे मिल जाएगा, ये वाला इससे और ये वाला इससे, ये सिमेट्री बन जाएगी। इस तरह से इसको भी फोल्ड करेंगे, ये भी आपकी सिमेट्री बन जाएगी और ये सिमेट्री नहीं बनेगी। आंसर विल बी ए। इन फिगर 2 एंड 3 इन दोनों में क्या हो रहा है? सिमेट्री बन रही है। रमेश इज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन फ्रॉम द मैसूर ऑफ शिमोगा। He leaves Mysore at 1740 in 24-hour clock and reached Simonga at 20, मतलब 20 मिनट, मतलब स्टार्टिंग में जो 20 मिनट होती है 12 के बाद, तो 20 मिनट बाद पहुंच जाता है। इन 24-hour clock, what is the duration of its travel? यानी कितना स्पेस है किसके बीच में? मैसूर के बीच में और सिमोगा के बीच में, मतलब कितने समय में वो पहुंचेगा। तो इसमें ले लिया आप आवर्स और ये मिनट। एक आवर में कितनी मिनट होती है आपकी? 60। तो कितने आवर है हमारे पास? 24 आवर्स की हमने लिया है। कब स्टार्ट करता है वो? 1740 में। तो इसको हम माइनस करेंगे, तो 1 मिनट यहाँ पर कैरी कर ली तो कितना हो गया आपका? 60। और 60 में से 40 का 20 हो जाएगा आपका, या 23 रह गया, 23। और 23 में से 17 जाकर आपका क्या होगा? 6। तो 620 हो गया, और इसने 20 मिनट और प्लस हुई है इसकी, 24 आवर से ऊपर हो गया था आपका। तो क्या हो गया आपका? 40, 640 आ जाएगा आपका, यानी 6 आवर 40 मिनट। ये आ जाएगा आपका आंसर। हाउ मैनी एक्सिस द सिमेट्री डज द फॉलोइंग इमेज हैव? यानी सिमेट्री वाला क्वेश्चन फिर दोबारा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ आपका कि जो सिमेट्री के क्वेश्चन काफी हद तक हमें देखने को मिलेंगे। इसमें वही देखिए, आप इसे फोल्ड करके आप देखेंगे, ए
1 2 3 4 5 6 सिमेट्री आपके इसमें बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन असाइनमेंट कंडक्टेड बाय क्लास 4 टीचर मिस पारुल है, एक क्लास 4 की टीचर है। वो क्या करती है, असेसमेंट कंडक्ट कराती है। अ मेजोरिटी ऑफ हर स्टूडेंट आइडेंटिफाई 1/7 एज बीइंग ग्रेटर देन द 1/3। मतलब उसने क्लास में एक टेस्ट लिया, असेसमेंट लिया, उसमें बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, जो 1/7 पार्ट को 1/3 से बड़ा बताया। Which of the following exercise should Mrs. Parul conduct to address the misconception? यानी क्या है, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज कराए, किस तरह से वो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन कराए जिससे जो ये मिसकॉन्सेप्शन बना है, उनको जो ये गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, उसको वो क्लियर करा सके, यानी उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करा सके। सबसे पहले ask a student to pick one block from the 7 given block and another student to pick one block from 3 given blocks. Ask the other student to comment on which is the bigger fraction. उसमें फ्रैक्शन पहले बच्चे को क्या होगा, पहले फ्रैक्शन बनाया सिखाया जाएगा और उसके बाद पिक करने के लिए बोला जाएगा, तो ये नहीं होगा। ड्रॉ 2 इक्वल सर्कल, ईच वर 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो उसको डिफरेंस कैसे समझ में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। Explain to the student that while compare unit fraction, the fraction with the bigger number is the denominator is always smaller. इससे भी उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। ड्रॉ 2 इक्वल सर्कल, 2 इक्वल सर्कल ड्रॉ किए जाएंगे। आस्क स्टूडेंट टू डिवाइड 1 सर्कल into 5 equal parts and the other is into the 8 equal parts. Ask them to part of the circle. एक के कितने कराए, 5 इक्वल पार्ट्स कराए, दूसरे के कितने कराए, 8 इक्वल पार्ट। इस तरह से वो कर सकता है। जैसे हम इसमें क्या करते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं। इसमें क्या किया हमने, 1 2 3 4, क्लियर है। 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। इतना ही बड़ा रेक्टेंगल हमने एक और बनाया, उसमें सर्कल बनाया गया और हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। कितने पार्ट कराए, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप बच्चों को बता सकते हैं किसके पार्ट बड़ा है, इसका। तो कौन सा बड़ा होगा आपका, 1/5 कंपेयर टू 1/8। इस तरह से कौन सा पार्ट बड़ा होगा यहाँ पे, 1/3 कंपेयर टू 1/7। इस तरह से आप उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। यू हैव गिवन 3 डिफरेंट टास्क टू द 3 ग्रुप इन योर क्लासरूम। आपने क्लासरूम में 3 ग्रुप बनाए, उनको तीनों को अलग अलग टास्क दिए। पहले ग्रुप में क्या दिया, कंपेयर द गिवन फिगर एंड फाइंड आउट विद वन ऑक्यूपाइंग मोर एरिया। सेकंड वाले ग्रुप को क्या दिया आपको, कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ द गिवन शेप यूजिंग ए रूलर। एंड थर्ड को क्या दिया, फाइंड आउट हाउ मेनी स्टेप्स यू कैन टेक अलोंग द साइड ऑफ द क्लासरूम वॉल बाय द वॉकिंग हील टू टॉय। तो इसमें क्या होगा आपका, ऑन व्हाट बेसिस हैव दीज ग्रुप मोस्ट लाइकली बीन क्रिएटेड। तो किसके बेस पर, लर्निंग स्टाइल, स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल के बेस पर तो नहीं हो सकता। बेस्ड ऑन द स्टूडेंट इंटरेस्ट इन मैथ, मैथ के इंटरेस्ट के बेस पर भी नहीं दे सकते आप। क्लियर, बेस्ड ऑन द स्टूडेंट कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी अलग अलग ग्रुप में इस तरह से डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते। तो मेन चीज क्या करना है हमें, लर्निंग लेवल को, कि बच्चा किस तरह से सीख सकता है, इस चीज को हमें बेस बनाकर चलना है। एनवायरमेंटल स्टडी, इसमें क्या है, वाट रेस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द डेली इन विच डायरेक्शन आर गांधीनगर कैपिटल ऑफ गुजरात एंड द पटना कैपिटल ऑफ बिहार लोकेटेड रेस्पेक्टिवली। अब आपने ये चीज देखी, सबसे पहला ही क्वेश्चन किसका डाल दिया उन्होंने, डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन के बेस पर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे इसमें आपके। तो उसने क्या बोला है, दिल्ली है, दिल्ली की डायरेक्शन पूछी है किसमें, एक तो गुजरात में, ये हो गया आपका गुजरात गांधीनगर, और ये हो गया आपके पटना बिहार। क्लियर, ये क्या है आपका, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो दिल्ली का पहले गुजरात से देखते हैं। साउथ में गए, फिर कहाँ गए, वेस्ट में, साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, यानी ये दोनों तो नहीं होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली से पटना का। पहले आपका साउथ में आए और फिर ईस्ट में, साउथ नॉर्थ ईस्ट है इसमें, साउथ ईस्ट ये हो गया आपका। तो ये वाला आंसर बनेगा क्योंकि इसमें नॉर्थ वाला है।
क्योंकि दिल्ली से जब हम नीचे पटना की तरफ आ रहे हैं तो साउथ में जा रहे हैं, नॉर्थ में नहीं जा रहे। क्लियर। तो साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, दिल्ली टू गुजरात साउथ वेस्ट, दिल्ली टू पटना साउथ ईस्ट। क्लियर। ये हो जाएगा आपका आंसर। सॉरी, बी। What should be avoided in anecdotal record? Anecdotal record में क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका जो पेडागोजिकल जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं एग्जाम में, उसमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड को डाला ही जाता है। क्लियर। जैसे कि बच्चों को लिख के देते हैं डायरी में, आपको ये करना है, ये वर्क कराना है, ये वर्क नहीं किया, जो भी हो। आइडेंटिफाई मेनली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। अवॉइड पूछा है, इसमें क्या करना है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को इसमें नहीं लिया जाएगा। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये भी नहीं होगा। मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ जजमेंट, ये देखिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड में ना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है ना जजमेंट होता है। आइडेंटिफाइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप, इसने पूछा अवॉइड, क्या अवॉइड होता है, तो आ जाएगा आपका ए और सी, क्या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन और स्टेटमेंट ऑफ जजमेंट। ये हो जाएगा आपका आंसर। Certain regions have houses smeared with cow dung. Why do people in these regions cover the floor with and the walls of their huts with cow dung and the muds? यानी क्या होता है, गांव में क्या होता है, कुछ रीजन्स पे काउ डंग से क्या होता है, उसको हाउस को लीपा जाता है। तो उसने पूछा क्यों, क्या कारण है कि वो अपने हाउसेज को ऐसा फ्लोर को और वॉल्स को काउ डंग और मड से क्या करते हैं, लिपाई करते हैं। द स्मेल ऑफ द काउ डंग कीप्स द एनिमल्स अवे, क्या जो काउ डंग की डंग की जो स्मेल होती है वो एनिमल्स को दूर रखती है घरों से, ऐसा इसलिए करते हैं, इसलिए वो मतलब लिपाई करते हैं कि एनिमल्स दूर रहे, नहीं ऐसा नहीं है। टू मेक द फ्लोर एंड वॉल स्मूथ, स्मूथनेस इसमें नहीं आती है, बहुत ज्यादा स्मूथनेस नहीं होती है इसमें। दीज आर इजीली अवेलेबल मटेरियल इन द रीजन, इसको आगे देख लेते हैं। टू मेक इट वाटर रेजिस्टेंस एंड वर्क एज इन इंसुलेटर, ये भी नहीं होगा। देखो रेजिस्टेंस का कार्य करेगा, वाटर रेजिस्टेंस यानी पानी को अंदर जाने से रोकता है दीवार में और फ्लोर पर। एंड वर्क एज द इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब क्या है, वो बाहर की गर्मी और बाहर की सर्दी को वो रोकेगा, हीट और कोल्ड को मकान के अंदर आने से रोकेगा। तो ये बन जाएगा आपका इसका आंसर। देखिए डायरेक्शन वाला फिर आ गया आपका, तो डायरेक्शन को तो आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। एक्स इज द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट इन इंडिया इफ यू ट्रेवल नॉर्थ फ्रॉम एक्स एंड क्रॉस फॉर इंटर स्टेट, यानी आप ट्रेवल स्टार्ट करते हैं नॉर्थ फ्रॉम एक्स, ये है आपका एक्स। क्लियर। एंड क्रॉस फॉर इंटर इंटर स्टेट बॉर्डर यू गेट वाई, यानी फॉर इंटर स्टेट बॉर्डर क्रॉस करते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर आपको क्या मिलता है वाई। विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ अनदर इंडियन स्टेट इफ चंडीगढ़ इज लोकेटेड टू द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ किधर आएगा आपका, जैसे आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये हो गया आपका। तो नॉर्थ इधर है आपका, नॉर्थ वेस्ट का है आपका, ये रहा। तो यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर क्या है हमारा देहरादून। क्लियर। यहाँ से क्या बन रहा है हमारा चंडीगढ़ है, सॉरी वाई के नॉर्थ वेस्ट में क्या है हमारा चंडीगढ़। तो उसने पूछा है आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। देखिए चंडीगढ़ के इस साइड हमारा क्या हो सकता है, क्या जयपुर हो सकता है, नहीं हो सकता है। जयपुर हो सकता है, नहीं हो सकता। भोपाल भी नहीं हो सकता है। लखनऊ में भी पॉसिबल, लेकिन चेन्नई और लखनऊ के बीच में हमारी 4 बाउंड्री नहीं 5 या 6 आती है आपकी बाउंड्री। तो इसमें क्या आएगा आपका देहरादून और हैदराबाद। ये चंडीगढ़ के पास में आपका देहरादून होगा, वाई किस सिचुएशन पे होगा आपका देहरादून का, और एक्स किस पे होगा आपका हैदराबाद का। यदि आप इस मैप में देखेंगे तो आपकी 4 इंटर स्टेट बाउंड्री यहाँ पर आपको मिलेगी। क्लियर। आप कहेंगे तो मैं आपको एक मैप भी उसमें टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोस्टल एड्रेस हैज अ 6 डिजिट पोस्टल इंडेक्स नंबर। आपको पता है पोस्टल जोन जो होते हैं हमारे इंडिया में कितने पोस्टल जोन है, 9 है।
ये भी आप याद रखें, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अ पोस्टल एड्रेस हैज 6 डिजिट पोस्टल इंडेक्स नंबर। 6 डिजिट होती हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। द फर्स्ट 2 डिजिट रजिस्टर द रीजन एंड द सब रीजन। ये रीजन होता है फर्स्ट वाला, ये सब रीजन। यानी रीजन का मतलब क्या हुआ, ये पोस्टल जोन हुआ आपका, और ये क्या हुआ आपका, स्टेट हुआ। व्हाट डू यू द फर्स्ट 3 डिजिट रिप्रेजेंट, यानी थर्ड डिजिट को पूछा है, विच एड्रेस द बिलोंग। ये थर्ड डिजिट को क्या बोलेंगे हम इसमें, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या आया आपका पोस्टल जोन आया, इसमें क्या है स्टेट, उसके बाद क्या आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट। क्या आएगा इसमें, डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट। यानी आप ये देखेंगे ना, फर्स्ट कभी भी आपसे पूछा जाएगा, फर्स्ट नंबर पे क्या आप डालेंगे, आप रीजन आएगा किस पोस्टल जोन में है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका, ये भी पूछ सकते हैं, पता चला आपको ये गिवन है और इन दोनों में से कुछ पूछ लिया। दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका स्टेट, इसको सब रीजन भी कह सकते हैं, और थर्ड पे क्या आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट। इसी के बेस पर क्या होता है, हमारे लेटर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और बाद के 3 नंबर जो हमारे बचते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे पोस्ट ऑफिस का नंबर होता है। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट अप्रोप्रिएट, इस चीज का इसमें ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें लीस्ट, नो, या जो भी मोर जो होता है उसको बहुत ध्यान रखना है। अप्रोप्रिएट पेडागोजिकल रिसोर्सेज टू डेवलप अ सेंस ऑफ द हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ इवेंट फ्रॉम आवर पास्ट। तो इसमें क्या आएगा, ए फिजिकल मैप ऑफ एंशियंट मगध, एन एंशियंट सिटी इज रूइंस विजयनगर, ए पॉलिटिकल फिगर इन हिस्ट्री विक्रमादित्य, अ लिटरेचर टेक्स्ट फ्रॉम द गुप्त एम्पायर। तो इसमें क्या आ जाएगा, फिजिकल मैप, क्योंकि ये सबसे शॉर्ट दिया है, सबसे कम अप्रोप्रिएट में पूछा गया। Dr. Sharma undertook an experiment where she made one group of students do breathing exercise for 10 minutes. यानी मिस्टर शर्मा एक डॉक्टर हैं, उन्होंने 2 ग्रुप बनाए हैं। उसमें से एक ग्रुप को उन्होंने क्या किया, 10 मिनट के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के लिए बोला। एंड अनदर ग्रुप वाज नॉट गिवन एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, और दूसरे ग्रुप को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया। नेक्स्ट बोथ द ग्रुप वर गिवन ए सेट ऑफ 10 प्रॉब्लम टू सॉल्व, और उन्होंने बाद में क्या किया, उन दोनों ग्रुप को 10 प्रॉब्लम सेट को सॉल्व करने के लिए दिया, यानी 10 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिए। सी कंपेयर हाउ क्विकली द 2 ग्रुप सॉल्व द सेट प्रॉब्लम। वो कंपेयर करते हैं कि दोनों ग्रुप में से किसने सबसे जल्दी सॉल्व की उस प्रॉब्लम को। व्हाट वाज द डिपेंड वेरिएबल इन द एक्सपेरिमेंट, डिपेंडेंट। तो इसमें क्या हुआ, टाइम स्पेंट इन द ब्रीथिंग एक्सरसाइज, दोनों में तो हुई नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। द एज ऑफ द स्टूडेंट, ये भी नहीं होगा। द ब्रीथिंग एक्सरसाइज, वो भी एक ग्रुप पे हुई है, दोनों में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। द टाइम इट टुक टू कंप्लीट द सेट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी उन दोनों ग्रुप में से किसने कम टाइम में और किसने ज्यादा टाइम में किया है, इन सब चीजों को उसमें देखा गया है। क्लियर। नेक्स्ट पेपर 2। अब इसमें आ गया आपका वही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो जो ओनली पेपर 1 कर रहे हैं, तो वो पेपर 2 की जो चाइल्ड, जो कॉमन सब्जेक्ट है हमारे, कॉमन बेसिक जो हमारा बनता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि सीडीपी बन गई, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये हम सेकंड पेपर की भी प्रैक्टिस करेंगे। इससे हमें क्या क्या होगा, हमारे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे और हम इजीली उसको कवर कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप पिछले एग्जाम में भी आप देख सकते हैं। नूर फॉरगेट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आस्क्ड तानिया टू शेयर हर टिफिन सेइंग यू शुड शेयर योर टिफिन विद मी टुडे बिकॉज आई शेयर माय टिफिन विद यू यस्टरडे। यानी नूर एक लड़की है, वो तानिया नाम की लड़की से कहती है कि आज मैं टिफिन अपना स्कूल में लाना भूल गई हूँ, और तुम अपना टिफिन मुझसे शेयर करो। क्यों शेयर करो, क्योंकि कल मैंने आपसे कराया था। तो ये क्या हुआ, टिट फॉर टैट वाली। अकॉर्डिंग टू द कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग, इसमें आगे कोहलबर्ग की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नूर स्टेटमेंट रिप्रेजेंट ओरिएंटेड टाइप एट द स्टेज। तो ये एक्सचेंज का हुआ इसमें, ये वाला एक्सचेंज कन्वेंशनल। क्लियर, यहाँ पे एक्सचेंज आ जाएगा या कन्वेंशनल, क्योंकि टिट फॉर टैट, उसने दिया तो तुम्हें भी देना चाहिए, मैंने आपको दिया तो आप भी मुझे दो, इस तरह से कोहलबर्ग की थ्योरी। नेक्स्ट, ड्राइंग इम्प्लीकेशन फ्रॉम पियाजे's theory, cognitive development. A teacher teaching students of age 6 to 8 year in the classroom should 6 to 8
ईयर के हैं और कॉग्निट पियाजे की थ्योरी है। तो इसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो इसमें क्या होता है 6 to 8 में क्या आ जाती है आपकी एज, जो उसने पियाजे ने अपनी थ्योरीज को कन्वर्ट किया हुआ है उसमें 7 to 11 एज के बच्चे आ जाते हैं। और पियाजे के अकॉर्डिंग 7 to 11 एज के जो बच्चे होते हैं वो उनकी क्या होती है लॉजिकल थिंकिंग बढ़ जाती है, यानी वो डेवलप करने लगते हैं। तो इसमें क्या होगा डिस्करेज थिंकिंग ऑफ अल्टरनेट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ये नहीं होगा। प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, ये हो जाएगा। यूज सिचुएशन दैट फिट इनटू द चाइल्ड एक्सिस्ट स्कीमाज, ये भी नहीं है। नोट यूज विजुअल एड्स एंड मॉडल, ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा लॉजिकल थिंकिंग, ये चीज देखेंगे। 6 to 8 में क्या होगा जो पियाजे के अकॉर्डिंग 7 to 11 एज के जो मतलब बच्चे होंगे उनको इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, और उसमें क्या होता है उनमें लॉजिकल थिंकिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट शुड फॉलोइंग साइन इन द क्लासरूम, यानी एक स्टूडेंट है उसमें ये लक्षण दिखाई देते हैं, साइन दिखाई देते हैं। क्या एनजाइटी अराउंड रीडिंग, यानी उसको रीडिंग करने में क्या होती है एनजाइटी होती है, परेशानी होती है, डिफिकल्टी आती है। डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइज वर्ड और लेटर, यानी वो क्या करता है बी और डी उनको पहचानने में प्रॉब्लम करता है। पुअर वोकेबलरी स्किल, जो उसकी वोकेबलरी स्किल है वो भी कमजोर है। डिफिकल्टी एंड विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग विद वाट वाज रेड, यानी जो भी वो पढ़ता है उसमें उसको समझने में अंडरस्टैंड करने में और याद रखने में उसको प्रॉब्लम आती है। तो इसको सिंपली क्या बोला जाएगा डिसलेक्सिया। क्या हमारे ऑप्शन में डिसलेक्सिया है? नहीं है। तो दीज आर एन इंडिकेट ऑफ स्टूडेंट वाज ऑटिज्म, नहीं। क्रिएटिव स्टूडेंट, क्रिएटिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा जब उसको इतनी प्रॉब्लम आ रही है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी, ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी का पार्ट है डिसलेक्सिया, तो वही प्रॉब्लम इसमें बन रही है। क्या हो गया इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी। और लर्निंग डिसेबिलिटी में आपके बहुत सारे मतलब 3-4 पार्ट्स हैं वो कॉमन, जो आपके एग्जाम में मोस्टली आते हैं, वो मैं आपको एक वीडियो में करा दूंगी। और मेंटल इम्पेयरमेंट ये भी नहीं है। तो क्या हुआ ये जो आप बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ने में परेशानी आ रही है या उस शब्द को पहचानने में दिक्कत कर रहा है, और पुअर वोकेबलरी है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, रिमेम्बरिंग में प्रॉब्लम है, ये सब किसके लक्षण है डिसलेक्सिया के। और डिसलेक्सिया क्या है एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, न कि क्रिएटिव स्टूडेंट बोला जाएगा न मेंटल इम्पेयरमेंट बोला जाएगा। एज पर हार्वर्ड गार्डनर, गार्डनर की थ्योरी तो कभी भी मिस नहीं कर सकते आप सीटेट के एग्जाम में। गार्डनर्स थ्योरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस, उन्होंने क्या बताया मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, किसने गार्डनर ने। कोई गार्डनर की ने कौन सी थ्योरी दी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, और मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी है गार्डनर ने। तो ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं। हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक बी कैटेगराइज। तो एक क्वेश्चन ये दिया है, इसका एक कॉन्सेप्ट ये बताया है कि ये कौन सी इंटेलेक्चुअल यानी कौन सी इंटेलिजेंस में ये आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशन एंड इंटेंशंस ऑफ द अदर, यानी एक व्यक्ति में एबिलिटी है। क्या एबिलिटी है कि वो दूसरे की क्या कर सकता है, क्या एबिलिटी है कि वो दूसरे को मूड को, टेम्परामेंट्स को, मोटिवेशन को, इंटेंशन को समझ सकता है। अदर्स दूसरे की, अपनी नहीं दूसरे की। सेल्फ होता तो क्या होता है यहाँ पे, और अदर्स है तो क्या होगा ये देखते हैं यहाँ पे। नेचुरलिस्टिक, नेचुरल मतलब नेचर से संबंधित। इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल में क्या आता है सेल्फ होता तो यहाँ पर आंसर आता कि वो अपने बारे में सब कुछ जान पाता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसने क्या पूछा है अदर्स। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल जैसे इंटरनेशनल होता है दो या दो से ज्यादा कंट्री, दो या दो से ज्यादा जगह या व्यक्ति। इंटरपर्सनल क्या हो गया दो या दो से ज्यादा व्यक्ति को वो समझ पा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इंटरपर्सनल, और ये भी नहीं होगा। इंटरपर्सनल होगा क्यों, क्योंकि वे दूसरों व्यक्ति की इमोशंस को, मूड को, टेम्परामेंट को, मोटिवेशन को, इंटेंशन को वो समझ पा रहा है। विच ऑफ दीज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रेंसिंग मोटिवेशन। एक्सट्रेंसिंग, एक्सट्रेंसिंग और इंट्रेंसिक, उसमें क्या होगा एक्सट्रेंसिक का मतलब क्या होगा, एक्सट्रेंसिक का मतलब क्या होगा आपका बाहर से कोई मोटिवेशन मिलना, कि कोई टीचर हो गए, पेरेंट्स हो गए, बोलेंगे शाबाश बेटा आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको पनिशमेंट मिलेगा या आपको रिवार्ड मिलेगा।
और इंट्रेंसिक में क्या होगा कि आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना है, हमें अपना होमवर्क पूरा करना है, या हमें फर्स्ट पोजीशन लानी है, कुछ भी। क्लियर। सबसे पहले क्या आ गया आपका, आई एंजॉय कॉम्पिटिंग माई होमवर्क बिकॉज इट इज सो मच फन। क्लियर। एक्सट्रेंसिंग देखनी है, ये कौन सी होगी, इंट्रेंसिक, कि आप एंजॉय करेंगे कंप्लीटिंग अपने आप से, फन के लिए। आई लर्न सो मच व्हेन आई कंप्लीट माई होमवर्क, ये भी आपकी इंट्रेंसिव में आ गई। आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज इट मेक मी अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट बेटर, ये सारी आपकी किसकी आ गई, इंट्रेंसिव, इंट्रेंसिक। I do my homework because my teacher give us marks for each assignment, ये होगी आपकी एक्सट्रेंसिव। एक्सट्रेंसिक क्या होगी आपकी, जो बाहर से आपको मोटिवेशन मिलेगा। इंट्रेंसिक क्या होगी आपकी, जो अंदर से आपको फीलिंग आएगी कि मुझे ये काम करना है, इससे मुझे मजा मिलता है, इससे मैं बहुत कुछ सीख पाऊंगा, या इससे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये सब किस में आएंगे, इंट्रेंसिक में। और एक्सट्रेंसिक में क्या होगा, बाहर से कोई बोलता है आपको ऐसा करो तो आपको मार्क्स मिलेंगे या आपको गुड मिलेगा। क्लियर। Which of the following statement made by four different teachers is most appropriate about the using of diagnostic assessment? Diagnostic assessment क्या होता है, निदानात्मक आकलन जैसे करते हैं आप। निदानात्मक आकलन, आकलन जैसे कि डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप बोलते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो दवाई देने से पहले, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले क्या करेगा, उसका पता लगाएगा कि उनको वो प्रॉब्लम क्या है और वो क्यों है। दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्ट। इस तरह से टीचर भी क्या करता है, स्टूडेंट की वो प्रॉब्लम समझता है और उसके पीछे का कारण जानता है, तभी तो वो उसका उपचार करेगा। ठीक है ना। तो रेमेडी तभी तो देगा उसको। तो डायग्नोस्ट का मतलब क्या है, प्रॉब्लम का पता लगाना। मिस मिस्टर सिन्हा, आई एम गोइंग टू कंडक्ट ए डायग्नोस्ट असेसमेंट टू फाइंड आउट कर रहा है, क्या कर रहा है, फाइंड आउट विच कॉन्सेप्ट टॉट इन अ प्रीवियस ईयर हैव द स्टूडेंट मास्टर्स, कि वो डायग्नोस्ट करना चाह रहा है कि किस तरह से, मतलब वो आगे पढ़ाने से पहले पीछे का वो डायग्नोस्ट कर रहा है। इसमें देख लेना, ये आपके तीनों क्या होंगे, डायग्नोस्टिक में नहीं आएंगे। मिस फरीन, आई एम गोइंग टू कंडक्ट ए डायग्नोस्ट असेसमेंट टू फाइंड आउट व्हाट टॉपिक स्टूडेंट वुड बी द मोस्ट इंटरेस्ट को थोड़ा ना देखेंगे डायग्नोस्ट करने के लिए, ये नहीं आएगा आपका। मिस करीन, आई एम गोइंग टू कंडक्ट ए डायग्नोस्ट असेसमेंट फॉर द स्कॉलरशिप एट द एंड ऑफ द ईयर, ये भी नहीं होता है। स्कॉलरशिप के लिए थोड़ा ना एंड ऑफ द ईयर थोड़ा ना होगा। तेजेंद्र, आई ऑलवेज कंडक्ट ए डायग्नोस्ट असेसमेंट आफ्टर ए फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऐसा भी नहीं होता है। डायग्नोस्ट कब होता है आपका, जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट कब होगा, कि किसी चीज की प्रॉब्लम को, स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम का पता लगाएंगे। सिमी, Simi's mother saw that Simi had completed a very tough assignment. सिमी ने क्या किया है, एक टफ असाइनमेंट किया है। आफ्टर डेवोटिंग ए डेडिकेटिंग टाइम ऑफ एन आवर, यानी 1 घंटे की कठिन परिश्रम के साथ उन्होंने सिमी ने क्या किया, एक टफ असाइनमेंट कंप्लीट किया। टू एनकरेज दिस गुड स्टडी हैबिट, सिमीज मदर गिव हर ए पेन, ब्यूटीफुल पेन, कि सिमी की मदर ने सोचा कि उसको एनकरेज करने के लिए कि आपको ऐसा ही करना चाहिए, शाबाश, ऐसे इस तरह से करने के लिए, शाबाशी देने के लिए उन्होंने क्या किया, उसको एक पेन गिफ्ट किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इज सिमीज मदर अप्लाई, सिमी की मदर ने क्या किया, रेनफोर्स किया। जैसे कहते हैं ना, जैसे बच्चों को बोलते हैं शाबाश, आपको ऐसा करना चाहिए, गुड, वेरी गुड, ऐसा कॉपी में टीचर दे देती है ना, किस कारण, किस लिए करती है, रेनफोर्स, पुनर्बलन देने के लिए, कि आगे भी आपको ऐसा ही करना है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, रेनफोर्स। सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस। हाँ, इसमें क्या करना है, देखो, इमेजिन इफ द अर्थ इज नॉट डिक्लाइन टुवर्ड द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, जैसे हमारी पृथ्वी होती है, ये हमारी पृथ्वी है, तो ये ऑर्बिट की तरफ टिल्ट होती है, यानी 23.5 डिग्री क्या होती है, टिल्ट होती है। नॉर्मली यदि उस अर्थ ऐसी होती हमारी सीधी, तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा, नॉर्मली हमारी अर्थ क्या होती है, 23.5 डिग्री टिल्ट होती है, लेकिन क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, यदि हमारी प्लेन की तरफ टिल्ट ना होकर सीधी होती तो क्या होता। तो द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन विल मैच विद द लॉन्गिट्यूड लाइन, जैसे आपका एक सर्कल हुआ, ये आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, ऐसी होती है लॉन्गिट्यूड लाइन।
यदि अर्थ हमारी टिल्ट ना होकर सीधी होती तो ये लॉन्गिट्यूड लाइन से मैच कर जाती। ये आपका सही है। लैटिट्यूड, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेट विल मैच विद द लैटिट्यूड लाइन। वो लैटिट्यूड कैसी होती है, ऐसी। ये देखिए, ये हो गया, ये होती है आपकी लैटिट्यूड लाइन। तो इससे मैच करती नहीं, लैटिट्यूड से नहीं करेगी, वो लॉन्गिट्यूड से मैच करेगी। देखो, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है आपका, जैसे कि ये अर्थ है, तो यहाँ पर एक इमेजिनेटिव सर्कल बना हुआ होता है। तो जो क्या करती है, हमारी अर्थ को दिन और रात दो बराबर हिस्सों में बांटती है। यानी एक पार्ट में क्या होगा, दिन होगा, एक पार्ट में क्या होगा, रात होगी। क्लियर? तो ये आपका गलत हो जाएगा। लॉन्गिट्यूड से मैच करेगी वो। किससे मैच करेगी? लॉन्गिट्यूड से। लैटिट्यूड से मैच नहीं करेगी। देयर विल बी नो सीजनल वेरिएशन इन ए पर्टिकुलर रीजन। यदि वो टिल्ट ना करके सीधी हो जाएगी तो क्या होगा, कोई भी सीजन चेंज नहीं होगा। जहाँ सर्दी होगी वहां सर्दी होगी, और जहाँ वहां रात होगी, जहाँ पर गर्मी होगी वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी। मीन क्या हुआ, यदि वो क्या हुआ, यदि हमारी अर्थ टिल्ट नहीं होगी तो क्या सिचुएशन बनेगी, एक तो लॉन्गिट्यूड जो हमारे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो लॉन्गिट्यूड लाइन से मैच कर जाएगी। दूसरा क्या हुआ, कोई भी सीजनल चेंज नहीं आएगा। ये भी आपका सही है। थर्ड, देयर विल बी नो मोर सीजन वेरिएशन इन अ पर्टिकुलर रीजन। ये भी गलत है कि क्या होगा, मोर सीजनल वेरिएशन इन अ पर्टिकुलर रीजन। क्लियर? तो इसमें दो चीजें बनेगी, एक तो कोई भी सीजन नहीं होगा। मोर सीजन कहाँ से बन जाएंगे, जब नो सीजन वाली ऑप्शन क्लियर बन जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा जब हमारी अर्थ क्या होगी, सीधी होगी। तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या करता है, हमारी पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में, जैसे दिन और रात में बराबर बांटता है। नेक्स्ट वन, consider the statement I A to E. Read from the jumbling lines in the chain of market wherein the ketchup reach to the customer. यानी केचप बनाया जाता है जो कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें देखा जाएगा, सोना ऑर्डर्ड केचप फॉर अ नेबरहुड सोप। तो केचप का ऑर्डर कब दिया जाएगा, जब बन जाएगा। सबसे बाद में तो होगा ये वाला वर्क। इसमें लास्ट से देख सकते हैं ए, तो ये वाला तो बनेगा ही नहीं यदि हम इसको लास्ट से देखते हैं। फार्मर बाई टमाटो सीड्स फ्रॉम द लोकल ट्रेडर। ये हो जाएगा। सबसे पहले तो फार्मर सीड्स लेगा, उसको ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद जो टमाटर आएंगे वो आप उसको मंडी में बेचेगा। तो उसी के बाद तो प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हमारा बी आ जाएगा। बी किसमें, इसमें और इसमें। तो ये भी कट हो जाएगा आपका। क्लियर? अब क्या डालना है, हमें केवल ये देखना है कि सेकंड नंबर पे सी होगा या डी होगा। बी हमारा फाइनल हो गया है। होलसेलर मर्चेंट बिल्ड्स द टमाटोज इन द वेजिटेबल मंडी। मंडी आ गया। आ स्मॉल सिटी बेस्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट बाय टमाटो। तो सबसे पहले जो आपका फार्मर टमाटो बेचता है वो मंडी में बेचता है, और मंडी से क्या आता है, वो मार्केट में आता है। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सी। तो कौन सा होगा आपका आंसर, ए। सबसे पहले क्या करेगा, फार्मर बाय टमाटो सीड्स फ्रॉम अ लोकल ट्रेडर। उसके बाद क्या होगा, होलसेलर मर्चेंट बिड्स फॉर टमाटोज इन द वेजिटेबल मंडी। एंड उसके बाद आपका ये प्रोसेसिंग डी और ई, ए। इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैच द फॉलोइंग विद द अप्रोप्रिएट चॉइस। सबसे पहले क्या है आपका, कॉनिफेरियस फॉरेस्ट। कॉनिफेरियस क्या होते हैं आपके, जो शंकुधारी जिसको कहते हैं ना, ये होगी। ये कहाँ होते हैं, शंकुधारी जो हमारे होते हैं वो कहाँ होते हैं, उसकी जो वो होती है आपकी सॉफ्ट वुड होती है। कॉनिफोरियस फॉरेस्ट की जो होती है सॉफ्ट वुड एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। इसमें आपके एक या दो भी पता होंगे आपको पॉइंट, तो भी आप इसको क्लियर कर पाएंगे। अब मेडिटेरियन वेजिटेशन कैसा होता है आपका, ये होता है वेस्ट में होता है और साउथ वेस्ट में। इसके आप जब आपको इसको पढ़ाया जाएगा तो आपको डिटेल में बताया जाता है कि कॉनिफोरियस फॉरेस्ट कैसे होते हैं, मेडिटेरियन वेजिटेशन कैसी होती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसमें क्या होता है आपका, उसमें होता है आपकी हार्डवुड। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जहाँ पर सदा वर्षा होती रहती है और बहुत ज्यादा वहां पर मतलब पूरे साल ही वहां पर हरी भरी रहता है, एवरग्रीन रहता है फॉरेस्ट। क्लियर? और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या हो गया आपका, ये ईस्टर्न मैजिन। इसमें आप तीन चीज भी याद रखेंगे तो भी आप इसको क्लियर कर लेंगे। जो कॉनिफोरियस फॉरेस्ट होते हैं वो सॉफ्टवुड के होते हैं,
और मेडिटेरियन वेजिटेशन कैसी होती है आपकी, वेस्ट और साउथ वेस्ट में। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन, इन दोनों को भी कर लेंगे। कॉनिफोरियस क्या हो गए, सॉफ्टवुड के, और ट्रॉपिकल कैसे हो गए आपके, हार्ड ट्री के। तो ये आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। A mountain range is formed by the thrusting, coalescing and buckling of rocks near plates and the boundaries. Which type of mountain is it most likely to be? And which mountain range is an example of it? इसमें क्या हुआ है, जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे टकराती है और एक दूसरे के ऊपर चली जाती हैं, तो कौन से माउंटेन बनते हैं, उसमें आपके फोल्ड माउंटेन बनते हैं। तो ये फोल्ड ब्लॉक माउंटेन तो उसमें बनते ही नहीं है। क्लियर। जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वो एक दूसरे के ऊपर टकराकर चढ़ जाती है, तो उससे किस चीज का क्रिएट होता है आपका, फोल्ड माउंटेन का। तो फ्लोट ब्लॉक माउंटेन तो नहीं होंगे उसमें। दूसरा क्या पूछा, एंड विच माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, और फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल पूछा है। तो फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल होगा आपका अरावली पर्वत। अरावली क्या है आपका, फोल्ड ओल्ड माउंटेन, फोल्ड ओल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है क्या, अरावली, सबसे पुराना। An upcoming set of history classes. Pick the most well-defined learning objective for the statement below. After reading this book, about 10 great leaders, students will be able to define courage in 3 different ways. And when give a situation description, almost always identify which from the courage is demonstrated there. Clear है ये? दूसरे में क्या होगा, आफ्टर रीडिंग दिस बुक अबाउट 10 ग्रेट लीडर्स स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लाइफ। ये भी गलत होगा, केवल लाइफ के बारे में जानना। आफ्टर रीडिंग दिस 100-page बुक रिटन इन 1918 describe its specific achievement of the 10 great leaders. Student will become much more courageous in these day-to-day life. ये भी नहीं होगा। After reading this book about 10 great leaders, students will discuss 3 possible definition of the courage. ये भी नहीं बनेगा, तो इसमें ये वाला क्लियर होगा। किसके बेस पर, आपका हिस्टोरिकल बेस पर, हिस्ट्री की क्लासेस में। नेक्स्ट, मिस देवप्रिया इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स अबाउट द रोल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर असेंबली। तो इसमें क्या होगा आपका, इसको आप देख लेंगे इसमें। arrange the following question in the most appropriate pedagogical sequence. pedagogical sequence में डालना है फर्स्ट टू लास्ट, इन विच दे शुड बी कवर्ड। यानी इसमें देखो ये वाला दिया है फर्स्ट थर्ड। फर्स्ट पे क्या है आपका, व्हाट डज इट मीन टू रिप्रेजेंट अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। सबसे पहले आप क्या डालोगे उसमें कि इसका मीन क्या है, सबसे पहले तो यही होगा ना सीक्वेंस में। उसके बाद वो आया व्हाट इज एन एमएलए सपोज टू डू इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर। यानी इसको सीक्वेंस में लगाना है कि किस तरह से वर्क होगा पेडागोजिकल। एंड फोर्थ इज एन एमएलए रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल इन देयर एरिया। उसके बाद उसका जो एरिया में स्कूल है उसको कैसे मेंटेनेंस किया जाएगा, किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो एमएलए की। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सरपंच एंड दोज ऑफ एन द एमएलए। और लास्ट वन क्या हो जाएगा आपका, ये व्हाट हैपन इफ द पर्टिकुलर एमएलए सीट फॉल्स वैकेंट बिफोर कंप्लीटिंग ऑफ द टर्म। यानी टर्म से पहले यदि उसको वैकेंट हो जाती है, खाली हो जाती है एमएलए की सीट को, तो क्या होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप। इसमें मेन चीज फिर वही आ गया, नोट। कौन सा है जो स्टीरियोटाइप को, जेंडर स्टीरियोटाइप को नहीं दिखा रहा है। जेंडर स्टीरियोटाइप यानी पक्षपात नहीं दिखा रहा है, लड़के लड़की के भेद को नहीं दर्शा रहा है, नहीं वाला दिखाना है। अ गर्ल प्लेइंग फुटबॉल इन एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ स्पोर्ट शूज। स्पोर्ट शूज में यदि जेंडर टाइप दिखा देते हो तो यहाँ गर्ल ना देकर बॉय देते, तो ये आपका सही है। अ बॉय प्लेइंग टेनिस इन एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द टेनिस, ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अ गर्ल डूइंग मेकअप इन एन एडवर्टाइजमेंट फॉर लिपस्टिक। अब क्या होता है कि इसमें गर्ल, पर्टिकुलरली गर्ल ही करते हैं, लेकिन जो ड्रामाज वगैरह होते हैं, प्लेज होते हैं, तो यदि उसमें ये बोल दिया जाए कि गर्ल्स ही लगाती है, बॉयज नहीं लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, वहां पर स्टीरियोटाइप हो जाएगा। उसमें पूछा नॉट स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप। अ वुमेन बीइंग ड्रॉप्ड बाय हर हस्बैंड।
कि एक वुमेन को ड्रॉप किया गया, किसके द्वारा, उसके हस्बैंड के द्वारा, टू द ऑफिस इन एन एडवर्टाइजमेंट फॉर ए कार। तो महिला अपना आप भी जा सकती थी या महिला भी हस्बैंड को छोड़ सकती थी। तो इसमें पर्टिकुलरली क्या दिखाया गया है, जेंडर स्टीरियोटाइप। तो नोट वाले में क्या आ जाएगा, अ गर्ल प्लेइंग फुटबॉल इन एन एडवर्टाइज फॉर अ स्पोर्ट शो। क्लियर। व्हाइल टीचिंग द चैप्टर एवरी ड्रॉप काउंट्स, यानी एक टीचर चैप्टर पढ़ाती है, उसका नाम क्या है, एवरी ड्रॉप काउंट। The teacher also wishes to develop the process skill of analyzing data. Which of the following learning experience should she devise to the ensure that, यानी किस तरह से वो मतलब क्या करे, उसको स्किल को प्रोसेस करने के लिए बच्चों की वर्क करे। Ask the student, survey the school premises and record the point of wastage of water, ये नहीं होगा। And take the student on a trip टू ए वाटर प्यूरिफाई प्लांट, प्यूरिफाई की तो बात ही नहीं आई, उसने क्या किया है, एवरी ड्रॉप काउंट, काउंटिंग की बात की है, और क्या किया है, एनालाइजिंग डाटा। इन दो चीजों को ध्यान रखिए इसमें, इस स्किल को वो प्रोसेस करना चाहती है। आज द स्टूडेंट टू ब्रिंग देयर वाटर बिल एंड कैलकुलेट द एवरेज, देखिए इसमें एवरेज भी लिया गया है, यानी डाटा को क्या करा है, और वाटर बिल भी मंगाया गया है। वाटर ऑफ द ईच मेंबर ऑफ देयर फैमिली, यानी बच्चे को क्या कहा गया है कि आपको अपने घर के वाटर का बिल लाना है और कैलकुलेट करना है कि एवरेज निकालना है उसमें, कि प्रत्येक मेंबर कितना पानी यूज करता है उसकी फैमिली का। ये क्लियर हो, ये हो गया आपका। सो द स्टूडेंट इज शॉर्ट फिल्म, ये तो बनता ही नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल यदि आप करोगे तो बच्चा अच्छे से और कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ समझ सकेगा और उसको अपने माइंड में भी रख सकेगा। तो ये जो दिया है आपका वाटर बिल, इसमें क्या पूछा था, एनालाइजिंग डाटा, ये हो रहा है आपका एवरेज कंजम्पशन के साथ, और क्या एवरी ड्रॉप काउंट भी हो रही है, वाटर बिल लिया, यानी बच्चे से वाटर बिल मंगाया और प्रत्येक व्यक्ति का निकालने के लिए क्या किया, उसका एवरेज निकाल दिया गया। If you have any doubt, you can ask me in the comment section, and if anybody wants video on any topic, please let me know in the comment section, and I will try to make those topics as soon as possible. Thank you for watching. Happy learning.